नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे अध्याय में गोता लगा रही हैं जो केमिस्ट्री की आप कह सकती हैं नींव है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल। और हाँ, ये साइंस 1 का दूसरा अध्याय है और खास तौर पर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी करने वाले साथियों के लिए तो बहुत ही काम का है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी सिलेबस पर आधारित है, तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने ढेरों तत्वों के इस बढ़ते हुए परिवार को मतलब सलीके से जमाने की कोशिश की। हाँ, कैसे वो पैटर्न ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, कैसे दिमित्री मेंडेलीव ने एक तरह से क्रांति ला दी और आखिरकार आज हम जिस आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं वो कैसे बनी। सही। और हम उन खास बातों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिहाज से भी अहम है। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि आखिर तत्वों को बांटने की, उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी। हाँ, ये सवाल तो बनता है। सोचिए 1800 के आसपास दुनिया सिर्फ कोई 30 तत्व जानती थी। सिर्फ 30? और आज 118 हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे नए तत्व मिलते गए और उनके गुणों के बारे में जानकारी बढ़ती गई तो वैज्ञानिकों को लगा कि भाई इनमें जरूर कोई ना कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था छिपी होगी। ऐसे बिखरे हुए तो नहीं हो सकते। सही बात है, एक व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, और शुरुआती कोशिशें बहुत सीधी थी। मतलब तत्वों को धातु मेटल्स और अधातु नॉन मेटल्स में बांट दिया। अच्छा, ये तो सबसे बेसिक वर्गीकरण हुआ। हाँ, बाद में एक और श्रेणी आई उपधातु मेटलॉइड्स की, जिनमें दोनों के मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण थे, पर यह काफी नहीं था। फिर 1817 में एक जर्मन वैज्ञानिक आए, डोबेराइनर। उन्होंने एक दिलचस्प तरीका सुझाया त्रिक बनाने का। त्रिक, ट्रायड्स, ये क्या था? सुनने में थोड़ा अलग लगता है। हाँ, डोबेराइनर ने देखा कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके रासायनिक गुण काफी मिलते जुलते थे, एक जैसे लगते थे। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे 3-3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक, ट्रायड्स कहा गया। और खास बात यह थी कि इन त्रिक में अगर आप पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालें, एटॉमिक मास का औसत? हाँ, एटॉमिक मास का औसत यानी मीन, तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर आता था। अरे वाह! जैसे स्रोत में उदाहरण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। हाँ, बिल्कुल। तो लिथियम का द्रव्यमान 6.9, पोटेशियम का 39.1, इनका औसत हुआ 6.9 प्लस 39.1 बाई 2 इज इक्वल टू 23.0। हाँ, जो कि सोडियम Na के परमाणु द्रव्यमान 23.0 के बिल्कुल बराबर है। ये तो कमाल है ना? और ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का एक त्रिक था और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी एक त्रिक था। तो ये पैटर्न काम कर रहा था। हाँ, कुछ तत्वों के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठा, लेकिन डोबेराइनर की ये कोशिश थोड़ी सीमित रह गई। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को ऐसे त्रिक में फिट नहीं कर पाए। मतलब ये तरीका सबके लिए लागू नहीं हुआ। तो ये तरीका आगे नहीं बढ़ पाया, पर एक दिशा जरूर मिली कि हाँ, गुणों और परमाणु द्रव्यमान में कोई ना कोई रिश्ता तो है। ठीक है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि डोबेराइनर के त्रिक की परिभाषा और ये उदाहरण अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है। तो डोबेराइनर के बाद कौन आया? स्रोत बताते हैं अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स 1866 में। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा और यहाँ कुछ संगीत जैसी बात भी है। हाँ, बिल्कुल। न्यूलैंड्स ने जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया तो उन्होंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व से मिल रहे थे। 8वें तत्व के? अच्छा। हाँ। जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर फिर से पहले जैसा होता है, सा के बाद फिर सा, है ना? हाँ, सारे गामा पा धनी फिर सा। बिल्कुल। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के सप्तकों, ऑक्टेव से की। इसीलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। अरे वाह, संगीत और केमिस्ट्री का कनेक्शन। हाँ, अगर स्रोत की तालिका देखें तो लिथियम से शुरू करें तो 8वां तत्व सोडियम आता है और हम जानते हैं कि दोनों के गुण कितने समान हैं। हाँ, दोनों क्षार धातुएं हैं। सही। वैसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम में समानता है। तो ये पैटर्न शुरू में तो काफी अच्छा लगा, लेकिन क्या ये नियम पूरी तरह सफल रहा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि स्रोत में इसकी कुछ सीमाएं, कुछ कमियां भी बताई गई हैं। सही कहा आपने।
न्यूलैंड्स का नियम हल्के तत्वों तक, खास तौर पर कैल्शियम तक ही ठीक से लागू हो पाया। सिर्फ कैल्शियम तक? हाँ, उसके बाद वाले जो भारी तत्व थे उन पर ये फिट नहीं बैठा, पैटर्न गड़बड़ा गया। अच्छा, और क्या कमियां थी? दूसरी बात, न्यूलैंड्स ने ये मान लिया था कि वे प्रकृति में कुल 56 तत्व ही हैं। अरे, ये तो बड़ी अजीब धारणा थी। हाँ, जो कि जाहिर गलत साबित हुई। फिर उन्होंने कुछ जगहों पर दो तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट CO और निकेल Na को एक ही स्लॉट में डाल दिया। एक ही जगह पर दो तत्व? हाँ, और तो और इन दोनों को उठाकर उन्होंने हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रख दिया, जिनके गुण बिल्कुल अलग थे। ये क्या बात हुई? हाँ, जबकि आयरन Fe, जिसके गुण CO और Na से काफी मिलते थे, उसे बहुत दूर रख दिया गया। तो ये कुछ बड़ी असंगतियां थी उनके वर्गीकरण में। समझ गए। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के साथ साथ उसकी ये सीमाएं भी समझना जरूरी है। ये भी परीक्षा में आ सकता है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि ये नियम कहां तक चला और कहां फेल हो गया। तो डोबराइना और न्यूलैंड्स की कोशिशें शुरुआती कदम थे, जिनमें कुछ सफलता मिली पर काफी कमियां भी थीं। अब आते हैं उस नाम पर जिसने आवर्त सारणी को, कह सकते हैं, एक नई पहचान दी, रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव 1869 और 72 के आसपास। हाँ, मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं एक तरह से। हाँ, कहा जाता है कि इन्होंने ही आवर्त सारणी की असली नींव रखी। इन्होंने क्या अलग किया जो पहले नहीं हुआ था? मेंडलीव का काम वाकई क्रांतिकारी था। उन्होंने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को लिया और उन्हें दो मुख्य आधारों पर व्यवस्थित किया। पहला, उनका बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान, और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता। अच्छा, तो सिर्फ द्रव्यमान नहीं, गुणों पर भी बराबर ध्यान दिया। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखें तो एक नियमित अंतराल के बाद उनके गुण दोहराए जाते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने तत्वों को खड़ी लाइनों, जिन्हें बाद में समूह ग्रुप्स कहा गया, और आड़ी लाइनों, आवर्त पीरियड्स में इस तरह से सजाया कि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में आए। ये उनका मुख्य लक्ष्य था। और उनकी इस सारणी की सबसे बड़ी खूबियां क्या थीं? मुझे लगता है यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर उनकी भविष्यवाणियों को लेकर। वो तो कमाल ही था। हाँ, बिल्कुल। मेंडलीव की सारणी की कई बड़ी उपलब्धियां थीं जिसने सबको चौंका दिया था। हाँ, बिल्कुल। पहला तो परमाणु द्रव्यमानों में सुधार। उन्होंने द्रव्यमान सुधारे भी। हाँ, वो सिर्फ परमाणु द्रव्यमान के क्रम के पीछे आंख मूंदकर नहीं भागे। अगर किसी तत्व का गुण उसके स्थान से मेल नहीं खा रहा था तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इसका माना हुआ परमाणु द्रव्यमान ही गलत हो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उसे सुधारा ताकि वो सही समूह में फिट हो सके। जैसे बेरिलियम का द्रव्यमान पहले करीब 14 माना जाता था। मेंडलीव ने कहा कि इसके गुण दूसरे समूह जैसे हैं, तो इसका द्रव्यमान 9.4 के आसपास होना चाहिए, और उसे बोरान से पहले रखा, जो बाद में बिल्कुल सही निकला। ये तो वही हिम्मत की बात थी उस समय। बिल्कुल। दूसरी और शायद सबसे बड़ी खूबी, अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने जगह छोड़ दी थी। हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता और अपने नियम पर भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने अपनी सारणी बनाते समय कुछ जगहें जानबूझकर खाली छोड़ दी। और सिर्फ खाली नहीं छोड़ी, उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहाँ भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। अरे वाह, भविष्यवाणी भी। इतना ही नहीं, उन्होंने उन अनखोजे तत्वों के गुणों का भी अनुमान लगा दिया कि उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, घनत्व क्या होगा, वो ऑक्सीजन या क्लोरीन से कैसे जुड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने अपने आवर्त नियम और आसपास के तत्वों के गुणों के आधार पर ये अनुमान लगाए। जैसे उन्होंने नाम दिए एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका मतलब संस्कृत में एक, मतलब बोरॉन के नीचे आने वाला पहला तत्व। हाँ, बाद में जब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम खोजे गए तो उनके गुण मेंडलीव के अनुमानों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते थे। स्रोत में एका एल्यूमिनियम और गैलियम के गुणों की तुलना दी है। परमाणु द्रव्यमान, घनत्व, गलनांक, क्लोराइड और ऑक्साइड के सूत्र, सब कुछ लगभग वैसा ही निकला जैसा मेंडलीव ने सालों पहले बताया था। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। विज्ञान की भविष्यवाणी करने की शक्ति का अद्भुत उदाहरण। बिल्कुल। और तीसरी खूबी थी उत्कृष्ट गैसों का स्थान। उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैस। हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती, इनकी खोज मेंडलीव के समय नहीं हुई थी। जब बाद में ये खोजी गईं,
तो क्या सारणी में गड़बड़ हुई? नहीं, यही तो कमाल था। उन्हें मेंडलीव की मूल सारणी में बिना कोई छेड़छाड़ किए एक अलग शून्य समूह, जीरो ग्रुप बनाकर आसानी से फिट किया जा सका। वाह, मतलब उनकी सारणी काफी लचीली भी थी। हाँ, ये दिखाता है कि उसका ढांचा कितना मजबूत था। अविश्वसनीय। मतलब मेंडलीव ने सिर्फ तत्वों को जमाया नहीं, बल्कि भविष्य के विज्ञान की एक तरह से झलक भी देख ली थी। मुझे लगता है ये उपलब्धियां, खासकर अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी और उनके गुणों का अनुमान, परीक्षा के नजरिए से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पॉइंट्स तो अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेंडलीव की सारणी एकदम परफेक्ट नहीं थी। कुछ मुश्किलें, कुछ विसंगतियां यहां भी थीं। अच्छा, क्या थी वो? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होने की वजह से कुछ दिक्कतें आई होंगी। हाँ, मुख्यतः वहीं से दिक्कतें आई। जैसे कुछ तत्वों का क्रम, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का नियम कहीं कहीं तोड़ा गया। सबसे मशहूर उदाहरण है कोबाल्ट और निकिल का। हाँ, इसमें क्या था? कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9, निकिल 58.7 से थोड़ा ज्यादा है। नियम के हिसाब से निकिल पहले आना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोबाल्ट अपने जैसे गुणों वाले तत्वों जैसे रोडियम, इरिडियम के नीचे आ सके। मतलब उन्होंने गुणों को परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा महत्व दिया इस जगह पर। हाँ, तो नियम में थोड़ी ढील दी गुणों के लिए। और दूसरी बड़ी समस्या थी समस्थानिकों का स्थान, आइसोटोप्स। हाँ, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है पर द्रव्यमान अलग। बिल्कुल। जैसे क्लोरीन के दो मुख्य समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनके रासायनिक गुण तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पर परमाणु द्रव्यमान अलग है। तो मेंडलीव की सारणी, जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, उसमें इन्हें कहाँ रखते? यही सवाल था। क्या उन्हें अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी क्योंकि द्रव्यमान अलग हैं, या एक ही जगह क्योंकि गुण समान है? दोनों ही स्थितियों में सारणी का आधार यानी परमाणु द्रव्यमान वाला नियम गड़बड़ा रहा था। ये एक बड़ी पहेली थी जिसका हल मेंडलीव के पास नहीं था। समझ गई, ये तो वाकई एक बड़ी चुनौती थी। और कोई कमी? तीसरी थी हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन बेचारा बड़ा कंफ्यूजिंग तत्व है। हाँ, वो तो है। सबसे हल्का और अकेला। उसके गुण ग्रुप 1 की क्षार धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम से भी मिलते थे। जैसे वो ऑक्साइड और सल्फाइड बनाता है, H2O, H2S, वैसे Na2O, Na2S। सही। और उसके गुण ग्रुप 17 के हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन से भी मिलते थे। जैसे वो भी Cl2 की तरह द्विपरमाणुक अणु H2 बनाता है। बिल्कुल। तो उसे ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में या कहीं और, उसका स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये कमियां, खासकर समस्थानिकों और हाइड्रोजन की स्थिति वाली समस्याएं और कोबाल्ट निकिल वाला मामला, ये दिखाते हैं कि शायद परमाणु द्रव्यमान ही तत्वों का सबसे मौलिक गुण नहीं है। शायद कुछ और है जो ज्यादा बुनियादी है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। साल 1913 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोजले, उन्होंने क्या किया? मोजले एक्सरे के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे और उन प्रयोगों से उन्होंने पाया कि किसी तत्व का एक गुण है उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर Z। परमाणु क्रमांक यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। हाँ, या कह सकते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उदासीन परमाणु में। मोजले ने दिखाया कि यह परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में कहीं ज्यादा मौलिक, ज्यादा फंडामेंटल गुण है। हर तत्व का परमाणु क्रमांक फिक्स और अद्वितीय होता है। अच्छा, तो परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है। इसने क्या बदला? इसने सब कुछ बदल दिया। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। मोजले की खोज के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। और वो क्या कहते हैं? वो कहता है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो अब वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक बन गया। बिल्कुल। और इसी नए नियम पर बनी आज की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। और इसने मेंडलीव वाली मुश्किलों को कैसे हल किया? क्या वो सब दिक्कतें दूर हो गई? हाँ, काफी हद तक, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से। पहली बात, जब तत्वों को परमाणु क्रमांक Z के बढ़ते क्रम में रखा गया तो कोबाल्ट Z=27 अपने आप निकिल Z=28 से पहले आ गया। परमाणु द्रव्यमान वाली गड़बड़ी अपने आप ठीक हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। दूसरी, समस्थानिकों की समस्या भी सुलझ गई, क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो समान ही होता है
है ना? हाँ, प्रोटॉन संख्या तो सेम ही रहती है। तो उन्हें सारणी में एक ही स्थान देना बिल्कुल सही और तार्किक हो गया। अलग अलग जगह देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही बात है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसे सबसे पहले स्थान पर रखना तर्कसंगत हो गया। हालांकि उसके गुणों की वजह से उसकी स्थिति पर आज भी थोड़ी बहस चलती है कि उसे कहां रखना सबसे ठीक है, पर परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका पहला स्थान पक्का हो गया। वाह! तो परमाणु क्रमांक ने तो वाकई में मेंडेलीव की सारणी की लगभग सारी बड़ी गुत्थियां सुलझा दी। हाँ, इसने वर्गीकरण को ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक आधार दिया। अब ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हम सब देखते हैं, ये दिखती कैसी है? इसकी बनावट क्या है? स्रोत में इसका काफी विस्तार से वर्णन है, ये समझना भी जरूरी होगा। हाँ, इसकी संरचना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तत्वों के गुण जुड़े हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। हाँ, इसकी संरचना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तत्वों के गुण जुड़े हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। 7 आड़ी पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त पीरियड्स कहते हैं। 7 पीरियड्स। हाँ, किसी तत्व का आवर्त क्रमांक ये बताता है कि उसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन कोश हैं, शेल्स हैं। जैसे दूसरे आवर्त के तत्वों में 2 कोश होते हैं, तीसरे में 3 वगैरह। ठीक है। और खड़ी लाइनें? 18 खड़ी लाइनें हैं, जिन्हें समूह ग्रुप्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स? हाँ, एक ही समूह के तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था समान होती है, और इसीलिए उनके रासायनिक गुण भी काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसलिए ग्रुप 1 वाले सब एक जैसे रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 17 वाले एक जैसे? बिल्कुल। और पूरी सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में भी बांटा गया है। ब्लॉक? SPDF वाले? हाँ, वही एस ब्लॉक। इसमें समूह 1 क्षार धातुएं और 2 क्षारीय मृदा धातुएं आते हैं। पी ब्लॉक, इसमें समूह 13 से 18 तक आते हैं। इसमें आपको धातु, अधातु, उपधातु सब मिलेंगे। और हाँ, उत्कृष्ट गैसें भी इसी ब्लॉक में है, समूह 18 में। डी ब्लॉक, ये बीच वाला हिस्सा है, समूह 3 से 12 तक। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ये सब धातुएं हैं। और एफ ब्लॉक, इन्हें सारणी के नीचे 2 अलग पंक्तियों में रखा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला। ये संरचना तो काफी व्यवस्थित लगती है। SPDF ब्लॉक। और एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पी ब्लॉक में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी होती है। ये रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अच्छा, कैसे? रेखा के बाईं तरफ जो तत्व हैं वो सब धातुएं हैं, और दाईं तरफ जो हैं वो अधातुएं हैं। और जो बिल्कुल रेखा पर है? हाँ, इस रेखा के किनारे पर जो तत्व स्थित हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक वगैरह, उन्हें उपधातु कहते हैं। मेटलॉइड्स मतलब उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो बीच वाले हैं। समझ गई, ये तो बहुत साफ बंटवारा हो गया। तो आधुनिक आवर्त नियम, परमाणु क्रमांक का महत्व, सारणी की ये पूरी बनावट, 7 आवर्त, 18 समूह, ये SPDF ब्लॉक और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और कैसे इसने मेंडलीव की कमियों को दूर किया, ये सब समझना SSC बोर्ड परीक्षा के लिए वाकई बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, ये कोर कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के। स्रोत में यूरेनियम Z92 के बाद वाले तत्वों का भी जिक्र है। हाँ, ट्रांस यूरेनिक तत्व, वो सब मानव निर्मित और अस्थिर बताए गए हैं। हाँ, यूरेनियम के बाद के सभी तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ये रेडियोधर्मी होते हैं और ज्यादातर बहुत कम समय के लिए ही टिकते हैं। लेकिन देखिए, आधुनिक सारणी की असली खूबसूरती सिर्फ तत्वों को उनकी सही जगह रखना नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी असली खूबी ये दिखाना है कि तत्वों के गुणों में एक नियमित पैटर्न, एक ट्रेंड है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं या किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तो गुणों में एक क्रमिक, प्रिडिक्टेबल बदलाव देखने को मिलता है। अच्छा, इसी को गुणों की आवर्तिता कहते हैं। पीरियोडिसिटी। बिल्कुल। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, खासकर बाहरी कोश का विन्यास, जो एक नियमित अंतराल के बाद दोहराता है। यही आवर्तिता की जड़ है। तो वो कौन से मुख्य गुण हैं जिनमें ये नियमित बदलाव या ट्रेंड दिखाई देता है? स्रोत में 3 मुख्य गुणों की चर्चा है: संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक अधात्विक गुण। हाँ, ये 3 प्रमुख गुण हैं जिनमें बहुत स्पष्ट ट्रेंड्स दिखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, ये 3 प्रमुख गुण हैं जिनमें बहुत स्पष्ट ट्रेंड्स दिखते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है संयोजकता। वैलेंसी मतलब जुड़ने की क्षमता। हाँ,
तत्व की संयोजन क्षमता यानी वो कितने बंध बना सकता है, ये उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पर निर्भर करती है। अगर हम समूह में नीचे जाते हैं तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या समान रहती है, इसलिए संयोजकता भी सामान्यतः समान रहती है। जैसे ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 17 की 1, क्योंकि उन्हें अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर? आवर्त में बाएं से दाएं L2R जाने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं, तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, जैसे Li1, Be2, B3, C4। फिर ऑक्सीजन और हैलोजन के संदर्भ में देखें तो घटती है N3O2, F1, और अंत में उत्कृष्ट गैसों नियॉन के लिए 0 हो जाती है, क्योंकि उनका बाहरी कोश पूरा भरा होता है। अच्छा, तो ये पैटर्न है वैलेंसी का। दूसरा गुण था परमाणु आकार। हाँ, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, रेडियस, ये परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की अनुमानित दूरी है। इसे पिकोमीटर PM में मापते हैं, जो बहुत छोटी इकाई है। तो इसका ट्रेंड क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। घटता है, ये थोड़ा अजीब नहीं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। हाँ, यही समझना है। प्रोटॉन बढ़ रहे मतलब नाभिक का धन आवेश बढ़ रहा है, लेकिन नया कोश नहीं जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन उसी कोश में भर रहे हैं, तो वो बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, खिंचाव बढ़ने से आकार सिकुड़ जाता है। बिल्कुल, जैसे दूसरे आवर्त में लिथियम सबसे बड़ा है और फ्लोरीन या ऑक्सीजन काफी छोटे हैं। ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। बढ़ता है, यहाँ क्यों? क्योंकि हर कदम पर एक नया इलेक्ट्रॉन कोश जुड़ जाता है। ओह, नया शेल ऐड हो जाता है। हाँ, इससे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर हो जाते हैं। भले ही नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा हो, लेकिन नया कोश जुड़ने का प्रभाव ज्यादा होता है और आकार बढ़ जाता है। जैसे ग्रुप 1 में लिथियम Li छोटा है और नीचे सीजियम Cs बहुत बड़ा है। समझ गई। तो आवर्त में घटता है, समूह में बढ़ता है। अब तीसरा गुण, धात्विक और अधात्विक गुण। हाँ, धात्विक अधात्विक गुण, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। धात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति। इसे विद्युत धनात्मकता भी कहते हैं। तो ये कैसे बदलता है? आवर्त में L2R धात्विक गुण घटता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने और आकार घटने से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। समूह में टॉप टू बॉटम धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का खिंचाव कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। इसीलिए सारणी में धातुएं ज्यादातर बाईं ओर और नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है। और अधात्विक गुण, इसका उल्टा होगा? बिल्कुल। अधात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति। इसे विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी जोड़ते हैं। आवर्त में अधात्विक गुण बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने और आकार घटने से इलेक्ट्रॉन को खींचना, ग्रहण करना आसान हो जाता है। समूह में अधात्विक गुण घटता है। आकार बढ़ने से नाभिक की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए अधातुएं ज्यादातर दाईं ओर और ऊपर की तरफ होती हैं। और उपधातु बीच में, उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर? हाँ, उनमें दोनों तरह के गुण होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। ये ट्रेंड्स तो बहुत लॉजिकल लग रहे हैं। अब स्रोत में हैलोजन का उदाहरण भी दिया है कि कैसे फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन ठोस। ये भी गुणों में क्रमिक बदलाव दिखाता है। हाँ, भौतिक अवस्था में भी ट्रेंड दिखता है। तो ये तीनों ट्रेंड्स, संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक अधात्विक गुण, और सबसे जरूरी उनके पीछे के कारण नाभिकीय आवेश कोशों की संख्या, ये समझना SSC बोर्ड परीक्षा के लिए निर्णायक हो सकता है। हाँ, इन ट्रेंड्स और उनके कारणों पर सवाल जरूर बनते हैं। तो कुल मिलाकर हमने तत्वों को वर्गीकरण करने के उन शुरुआती थोड़े अधूरे प्रयासों से लेकर मेंडलीव के उस ऐतिहासिक काम और फिर परमाणु क्रमांक पर आधारित इस व्यवस्थित आधुनिक आवर्त सारणी तक का पूरा सफर देखा। हाँ, एक लंबी यात्रा रही है। और ये सारणी सिर्फ एक लिस्ट या कैटलॉग नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है कि तत्व कैसे व्यवहार करते हैं और उनके गुण एक पैटर्न में कैसे बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज हमारे पास 118 तत्व हैं। ये सारणी यहाँ तक पूरी है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार और भी भारी तत्व, सुपर हेवी एलिमेंट्स जैसे 119, 120 और आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो चलता रहता है। तो सोचिए,
अगर वो मिल जाते हैं या बना लिए जाते हैं तो वे इस सारणी में कहाँ फिट होंगे? क्या उनके गुण भी इन्हीं ट्रेंड्स का पालन करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए, या फिर वो कुछ ऐसा नया अप्रत्याशित व्यवहार दिखाएंगे जो हमें इन स्थापित नियमों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दे? और इन सुपर हैवी तत्वों की खोज हमें पदार्थ की बनावट और परमाणु की जो सीमाएं हैं उनके बारे में और क्या नया सिखा सकती है? वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये नियम हमेशा लागू रहेंगे या उनकी भी कोई सीमा है। इस गहरी चर्चा और विचार के साथ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना काफी है।